हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रायंगल पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें ट्रायंगल्स के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। ये एक बेसिक लेक्चर है जो कि आपको जानना ज़रूरी है ट्रायंगल्स के बारे में, तभी आप ट्रायंगल्स के बाकी सब सारे प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखते रहिए मेरे वीडियो को। ट्रायंगल्स, सो ट्रायंगल्स क्या होता है बेसिकली मीन्स ट्रायंगल्स एक पॉलीगन है जिसका 3 साइड्स है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलके बनता है। तो सपोज मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, ये मेरा एक ट्रायंगल है, तो इसको हम लोग साइड्स कहते हैं। ये साइड्स है, सबको पता होगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें कोई भी कर्व लाइन नहीं है, कोई भी पॉलीगन में कर्व लाइन नहीं होता है, ठीक है। तो एक पॉलीगन का पार्ट है जो कि फर्स्ट पॉलीगन हमारा एक ट्रायंगल ही फॉर्म होता है। जब मैं पॉलीगन पढ़ाया था तो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। पॉलीगन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो और समझ सकते हो। तो ये जो मेरा ट्रायंगल है बेसिकली 3 साइड से मिलके बनता है, ठीक है। और 3 तो इसके जो साइड्स है उसको, ये साइड्स हो गया और ये वर्टेक्स हो गया। सो किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं, वो ऑलरेडी मैंने पॉलीगन में बताया है, ठीक है। तो कहने की बात है कि अगर ये ट्रायंगल है तो क्या हम अगर कोई भी मेज़रमेंट का लेंथ ले लेंगे और उससे क्या मैं ट्रायंगल फॉर्म कर सकता हूँ? चेक करके देखते हैं। सपोज़ अगर मैं कोई लाइन लेता हूँ, सपोज़ ये ए बी लाइन है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है। एक बी सी लाइन है जिसका लेंथ सपोज 6 सेंटीमीटर है, और एक ए सी लाइन है, ठीक है। सपोज़ ये 20 सेंटीमीटर है। तो क्या मैं इसको इससे इस लाइन से मैं क्या ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं क्या? देखते हैं। तो सबसे पहले हम ए सी ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस वन इज़ ए सी, ये मेरा ए सी है, ठीक है। अब ए बी, ए से बी, तो ये तो 20 सेंटीमीटर है, ये तो 20 सेंटीमीटर है। तो उसके कंपेरिजन में ए बी बहुत छोटा होगा, 5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से बी सी 6 सेंटीमीटर होगा, थोड़ा बड़ा होगा, बी सी 6 सेंटीमीटर। क्या ये जो इसका एंड पॉइंट है जाके मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। तो हम इस लेंथ से ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब बोलोगे सर ये तो हम कर सकते हैं ना, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये ऐसा ट्रायंगल फॉर्म नहीं करना है। हमको जो भी लेंथ मिले ना उसका एंड पॉइंट से उसको मीट कराना है। तो वैसा क्राइटेरिया हमको सीखना पड़ेगा कि वैसा कौन सा लेंथ है जिसका एंड पॉइंट्स वर्टेक्स बनाता हो, तो उसको ही फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। ये ट्रायंगल अंदर में बन रहा है लेकिन यहाँ पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बना, लेकिन इसका हम करेक्ट मेजरमेंट तो अलग अलग हो गया ना स्टिक का, इसीलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ यही है कि सबसे पहले आपको ट्रायंगल फॉर्म करने आना चाहिए, ठीक है। तो भाई फिर इसका क्राइटेरिया क्या होगा? तो सपोज अगर मैं कोई एक ट्रायंगल बनाता हूँ, सपोज कोई भी ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स 3 वर्टेक्स, ऑब्वियस ए बी एंड सी। तो याद रखिएगा कि ये एंगल्स को, एक्चुअली जो एंगल्स होते हैं ना उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग एंगल भी बोल सकते हैं। वैसे अगर एंगल ए, अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बोलें तो एंगल ए को डायरेक्ट हम लोग ये कंसिडर करेंगे। एक्चुअली एंगल को हम लोग बी ए सी बोलेंगे, एंगल ए को, लेकिन अगर यहाँ पे सिंगल है तो डायरेक्टली ए बोल सकते हैं, ठीक है। नेमिंग करने आना चाहिए आप लोग को, कैसे नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है। एंगल्स के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर एंगल ये ए है तो ये स्मॉल ए होगा, ये बी है स्मॉल बी, एंड सी स्मॉल सी, ठीक है। कैपिटल ए बी एंड सी आर एंगल्स
एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, कैपिटल ए बी एंड सी क्या है, ट्राइंगल का एंगल है। तो स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल्स हो गए, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी साइड्स हो गए। ठीक है, तो अगर कोई किसी ट्रायंगल को फॉर्म होना है तो उसके लिए उसको 3 क्राइटेरिया फुलफिल करना ही पड़ेगा। 2 साइड्स का सम हमेशा 3 साइड से ज़्यादा होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, जैसे हम बोल सकते हैं ए बी का सम, ए मतलब इस साइड्स का कुछ लेंथ होगा, इस साइड्स का कुछ लेंथ होगा, उसके साइड्स के लेंथ का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, फिर बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए एंड ए प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन बी। ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो, किसी एक से काम नहीं चलेगा, किसी 2 से काम नहीं चलेगा, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तभी ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 5, 6 और 20 सेंटीमीटर का मैंने एग्जांपल दिया था। तो बोलोगे सर 6 + 20 तो 5 से ग्रेटर है, तो 6 + 20 इज ग्रेटर देन 5, ये क्राइटेरिया फुलफिल किया। फिर बोलोगे 5 + 20 इज ग्रेटर देन 6, ये भी क्राइटेरिया फुलफिल किया। बट ये तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया ना, 5 + 6 इज नॉट ग्रेटर देन 20 ना। तो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो ही ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा। आप इसको नोट कर सकते हो। अब जैसे मान लेते कोई क्वेश्चन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि भाई एक ट्रायंगल है जिसका 2 साइड गिवन है, सपोज ये 10 है और ये 20 है। तो थर्ड साइड जो है ये इसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, मतलब क्या ले सकते हैं इसके थर्ड साइड को। सपोज इसको x ले लेते हैं, तो ये x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे 1 लेता हूँ, तो 10 + 1 इज़ 11, 11 इज़ नॉट ग्रेटर देन 20, तो 1 तो नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसे चेक करना पड़ेगा हमको कि कितना से ज़्यादा ले सकते हैं या फिर कितना से कम ले सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो आप देखो, अगर मैं x का वैल्यू 20 लेता हूँ तो 10 + 10 20 इज़ ग्रेटर देन 20, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब 10 + 10 इज़ 20, तो x का वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूँ तो भी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं 10 से ग्रेटर लेता हूँ, 10.11 लेता हूँ, 12 लेता हूँ या फिर 10.1 भी लेता हूँ, ऑब्वियसली 10.1 इज़ ग्रेटर देन 10, मतलब कुछ भी लेता हूँ, मतलब x का वैल्यू 10 से ज़्यादा होना चाहिए, x का वैल्यू 10 से ज़्यादा होना। अगर मैं यहाँ पे 100 रख लेता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं x का वैल्यू 100 रख लेता हूँ, तो 10 + 20 क्या होगा, 10 + 20 इज़ 30, 30 इज़ ग्रेटर देन 100, नहीं, 10 + 20 इज़ ग्रेटर देन 100 हो ही नहीं सकता है। तो भाई मेरे को इसको ग्रेटर बनाना है, तो इसका वैल्यू 100% 30 से कम होना चाहिए ना, तो x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 30, ये आंसर हो जाएगा। तो x लाई बिटवीन 10 to 30, लाई बिटवीन मतलब 10.00001 भी हो सकता है, 30 मतलब 29.9999 भी हो सकता है, बट 30 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। ओके, अब इसको तो भाई सोचने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, तो भाई इसका शॉर्टकट मेथड कैसे करें। तो देखो, x लाई बिटवीन, इन दोनों का एक बार डिफरेंस करो, इन दोनों का एक बार सम करो, तो 20 - 10 क्या होगा और 20 + 10 क्या होगा। तो x लाई बिटवीन 10 to 30। अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इसमें सेट और जीआरई में, तो इसको आप लोग ध्यान से सीख लो। ये ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में
टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो जनरली यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ ही ट्रायंगल होते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि उसमें फिर और सब कैटेगरीज में क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहला आता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। सेकेंड आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड में आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड फोर्थ में आता है स्केलन। ये बेसिकली मेनली 4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। ठीक है। अब एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल आपका स्केलन में मैं आपको बताऊंगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो ये जनरली 4 टाइप्स ऑफ ही ट्रायंगल होते हैं और सबका अपना अलग अलग प्रॉपर्टी है जो कि आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं सबके। ठीक है। जब आप सारे के प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से आप समझ लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी ट्रायंगल्स को पढ़ने में। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके चलते हैं। फर्स्ट में है राइट एंगल ट्रायंगल। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, ए बी सी। ओके। हाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये एंगल 90 डिग्री है और इसके अपोजिट वालों को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। अब ये जो दोनों एंगल है, एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स इन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी शुड बी 90 डिग्री। और ए और सी एक्यूट एंगल भी होंगे। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताया ट्रायंगल में कि अगर कोई भी ट्रायंगल अगर हो, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैंने बताया था साइड्स को स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो जैसे जिसका एंगल होगा ना उसके अपोजिट वाला साइड भी उतना ही बड़ा होगा। जैसे कि एंगल मेरा ए सबसे बड़ा है तो साइड ए भी सबसे बड़ा होगा। अगर मान लो एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली साइड भी सबसे बड़ा होगा ए का, फिर बी का, फिर सी का। इसको आप लोग याद रखना, लिख लो इसको आप लोग। अब ये BC और AC, इसको राइट एंगल का आर्म बोलते हैं क्योंकि इसी दोनों साइड से हमारा राइट एंगल फॉर्म हुआ है। ठीक है। तो ये जो BC और AC हो, इसको हम लोग लेंथ और बेस भी बोलते हैं या फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब वो डिपेंड करता है एंगल पे। अगर मैं ये एंगल लेता हूँ सपोज थीटा, तो थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाएगा अपोजिट, या फिर इसको लेंथ भी बोलते हैं, और इसको हम लोग BC बोलते हैं एडजेसेंट, और इसको हम लोग या फिर बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स ही है। ठीक है। तो हम लोग पढ़े होगे तुम लोग अपने 6th 7th स्टैंडर्ड में जो भी
पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लीकेबल है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। तो मैं बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो राइट एंगल के जो आर्म है ना उसका स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। कहने का मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है। यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है कि अगर ये चीज़ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का सम करेंगे ना तो ए सी के स्क्वायर का सम होगा, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो। उसके अपोजिट में क्या है कि कोई अगर ट्रायंगल बना होता है, अगर उसका कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है तो वो जो थर्ड साइड वाला है वो हाइपोटेनस हो जाएगा, बाकी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के आर्म बन जाएंगे। ठीक है, उसका ऑपोजिट है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका स्क्वायर इसके लेंथ का स्क्वायर का सम प्लस इसके लेंथ के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। या फिर इसका अपोजिट में भी बोल सकते हैं कि अगर कोई मान लो 3, 4, 5 का एक कोई ट्रायंगल बना हुआ है, सपोज ऐसे मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, हमको नहीं पता कि किस टाइप का ट्रायंगल है, तो हम चेक करके देखेंगे भाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 होता है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है। तो ये क्या 9 + 6 25 हो रहा? हाँ, तो ये हमारा 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो रहा है। मतलब कि ये 100% राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, जिसमें कि ये 5 तो हाइपोटेनस हो गया, 3, 4 आइदर कुछ भी हो सकता है, 3 या 4। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ये वाला होगा, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ये उससे बड़ा होगा और ये तो 90 डिग्री होगा ही, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। अब जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मान लेते हैं ये थीटा है और ये अल्फा है, ए बी सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमारा राइट एंगल एट बी पे है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बी पे है, और अल्फा एंड थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, इनका सम हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ऑलरेडी बता दिया हूँ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ आई थिंक आप लोगों को नहीं पता होगा, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ आपको जानना चाहिए। बेसिकली 3, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा बेसिकली होता है, साइन थीटा अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, या फिर इसको बोल सकते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस अगर थीटा के टर्म्स में लिखें तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। कॉस थीटा का अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, और टेन थीटा का अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वो हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं साइन अल्फा का बात करूं, साइन अल्फा का बात करूं तो अल्फा का अपोजिट हमारा बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे अपोजिट हमारा ये बी सी हो जाएगा, तो या फिर इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो ये साइन अल्फा हमारा क्या हो जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं ये बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा एडजेसेंट, अब मेरा ए बी हो गया, अल्फा का एडजेसेंट ए बी, हाइपोटेनस तो हमारा कभी चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी करें, और हमारा टेन अल्फा क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन बेस, मतलब बी सी अपॉन ए बी।
बी सी अपॉन ए बी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसे एंगल्स को, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को कैसे हम रेशियो में लिखते हैं साइड्स को राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, इसको मैं मिटाता हूँ। अब आता है कुछ कुछ वैल्यूज़ जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे 0 डिग्री, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहाँ पे एक मैं टेबल बनाता हूँ। ठीक है, एंगल्स को हम लोग दो टाइप में नॉर्मली मेज़र करते हैं, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। वो दोनों में मैं लिखता हूँ। तो अगर डिग्री में अगर हम लिखूँगा 0 डिग्री तो यहाँ पे छोटा सा एक 0 टाइप का देंगे, और रेडियन में अगर मैं लिखूँगा तो जस्ट 0, कुछ नहीं। अगर कुछ भी अगर ऐसा सिंबल नहीं दिया तो हमको समझना है वो रेडियन है। तो 0 का वैल्यू होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। 30 डिग्री ब्रैकेट में इसको अगर मैं रेडियन में लिखता हूँ तो इसको मैं π/6 लिखूँगा। और पाई का वैल्यू 180 नहीं होता, पाई का वैल्यू हमेशा 3.14 या 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू होता है। पाई का हम लोग कभी आज तक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाए क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, π/6 ये ब्रैकेट में जो है वो रेडियन मेजरमेंट, एंगल का मेजरमेंट है रेडियन में। ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पे देखो, ऐसा मैंने छोटा सा एक सर्कल दिया, छोटा सा 0 टाइप का, तो वो डिग्री हो गया, डिग्री का सिंबल हो गया। 45 डिग्री मीन्स π/4, 60 डिग्री मीन्स π/3 और 90 डिग्री मीन्स π/2। ठीक है, याद रखना। अगर मैं बोलूँ भाई साइन π/2 का वैल्यू क्या है, तो साइन π/2 का वैल्यू होता है 1। अगर मैं बोलूँ साइन 90 का वैल्यू क्या है तो सब बोलेगा 1, नहीं, गलत हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू नहीं। साइन 90 मतलब 90 रेडियन में है, तो उसका कुछ अलग वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ पे एकदम बेसिक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो साइन थीटा 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। जनरली हम लोग रूट को ना डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रखते हैं, तो उसको रैशनलाइज कर देते हैं। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँगा तो क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा √2/2। तो आइदर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, या तो आप याद रखो 1/√2, या फिर उसको रैशनलाइज कर देंगे, या फिर √2/2 याद रखो। तो मोस्ट ऑफ द बुक में कोई किसी में ऐसा दिया रहता है और किसी में ऐसा दिया रहता है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल बुक जो जितने सारे होते हैं उसमें √2/2 ही दिया रहेगा, क्योंकि हम रूट वाले टर्म्स को डिनोमिनेटर में जनरली रखते नहीं, उसको रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली साइन 60 डिग्री होगा √3/2, और साइन 90 ऑलरेडी मैंने बता दिया है 1 होता है। कॉस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 30 डिग्री मीन्स π/6 जो होता है √3/2 होता है, ये 1/√2 ही होता है। अभी मैं इसको डिनोमिनेटर में ही रख रहा हूँ, आप लोग रैशनलाइज कर लेना, मैंने जैसे बताया। और फिर इसका 1/2 होगा और कॉस 90 0 होगा, 90 डिग्री। ठीक है, कॉस मीन π/2 = 0। सिमिलरली टेन के लिए टेन 0 0 होगा, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3, और टेन 90 डिग्री इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इतना बड़ा नंबर है कि इसको डिफाइन नहीं कर सकते, होता है लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, पूरे करियर में आपको काम देगा। तो ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। इसको मिटाता हूँ।
अब आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकंड में है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी इक्वल। मैंने जैसे बताया था, जैसे जैसे साइड्स का जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइड भी बढ़ेगा, एंगल छोटा तो साइड भी छोटा। तो भाई दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल ही होगा ना। तो क्या होगा, सपोज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट वाला साइड्स अगर थीटा है तो इसके अपोजिट वाला साइड भी थीटा ही होगा, दो एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ना जो साइड इक्वल नहीं है, जो दोनों से अलग है, सिमिलर वाले, जैसे ये सिमिलर है, जैसे मान लो तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी सी का जो साइड है ये ए बी और ए सी से बहुत अलग है ना, तो उसको हम लोग बेस कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ये क्या हो जाएगा मेरा बेस, इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेस। तो अगर मैं इसके वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं जिसको हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं, बाद में मैं बताऊंगा सब क्या है, तो वो 100% इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये इक्वल पार्ट में डिवाइड है। सपोज ये हमारा डी है, तो हम बोल सकते हैं बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू डी सी। और ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी। कॉन्ग्रुएंट मतलब पूरा आइडेंटिकल, एक दूसरे से कॉइन होता है ना आइडेंटिकल, एक 1 रुपीज़ का कॉइन 2 रुपीज़ का कॉइन कैसे आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसा शेप सब कुछ एक जैसा, तो वैसे ही पूरा आइडेंटिकल है। दोनों ट्रायंगल्स इक्वल, लेंथ और साइड्स दोनों इक्वल, तो ये पूरा दोनों इक्वल है, तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ए भी एक कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। तो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो एरिया लेंथ सब कुछ इक्वल, एंगल सब कुछ इक्वल होगा। ध्यान देने का बात है कि ये अगर साइड्स इक्वल है इसको, तो ये जो लाइन हो गया ना, ये एंगल को भी, इसको ये ए के एंगल को भी डिवाइड कर देगा, एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा ए डी, और एज वेल एज साइड बाइसेक्टर का भी काम करेगा ए डी हमारा। तो अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ऑब्वियसली मैंने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया तो वो तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है, ये भी साइड्स इक्वल है, और ये बीच में जो लाइन है कॉमन है, या फिर परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, तो ऑब्वियसली होगा ही। ठीक है, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है कि भाई दो साइड्स इक्वल है और एक साइड्स अनइक्वल है, तो उससे हम लोग ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं नहीं, इसके प्रॉब्लम्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी बेसिक्स तो इतना ही है। हाँ, इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा बी सी हो गया। एक्चुअली किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, जिसको हम बेस कंसिडर करते हैं ना, उस पे उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है, उस लाइन का लेंथ को ही हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये लेंथ हमारा ए डी है, तो इस केस में हमारा हाफ इंटू बेस हमारा बी सी हो गया और एल्टीट्यूड हमारा हो गया ए डी। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला है, इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको मिटाता हूँ। अब आता है थर्ड में इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल का मतलब पता ही होगा, सारा एंगल और सारा साइड्स इक्वल, मतलब कि ये सपोज उतना अच्छा नहीं बना, हाँ, सपोज ये ए बी सी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा,
ऑब्वियस है कि सबका सम 180 होता है, तो 180 डिवाइड बाई 3 60 60, तो एंगल 60 60 डिग्री ही होगा। ठीक से नहीं चल रहा है ना। तो साइड्स अगर मान लेते हैं ये ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा? पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तीनों साइड का सम 3 है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि भाई ये एल्टीट्यूड है, अब एल्टीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड को फाइंड आउट करने में ही टाइम लग जाता है स्टूडेंट लोगों को, इसीलिए इसका वैल्यू याद रखना कि साइड्स के रिलेशन में इसका क्या वैल्यू है। अब ये हम लोग एल्टीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। ये ए है, ये a/2 हो जाएगा, सपोज ये पॉइंट डी है, ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। आइदर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हो या फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो AD का वैल्यू क्या आएगा, हम ऐसे चलो हम फाइंड आउट करके भी दिखा देते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो हम लिख सकते हैं AD² AD इज इक्वल टू √अंडर AC² माइनस DC²। तो AC² क्या है? AC हमारा A² है, DC मतलब A/A² 4 हो जाएगा, A/2 का होल स्क्वायर A² 4 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एक 4A² माइनस A²/4, तो ये क्या हो जाएगा? 4A² माइनस A² √3A²/4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/2 इंटू ए। तो हमारा AD का लेंथ आ गया √3/2 इंटू ए। तो याद रखना लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल will be equal to √3/2 टाइम्स ऑफ साइड। मतलब कि इस केस में हमारा एल्टीट्यूड जो है AD, उसका वैल्यू आया √3/2 इंटू ए। इसको आपको याद रखना, क्योंकि इससे आसानी से आप लोग कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को। ठीक है, नेक्स्ट इसको रिमूव करते हैं। सपोज अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो होगा हाफ इंटू किसी भी ट्रायंगल का, मैंने ऑलरेडी एरिया बोला था हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड ही होता है। अब देखो कितना आसानी से फाइंड आउट कर लो, हाफ इंटू बेस हम लोग ऑलरेडी पता है, ये बेस अगर BC है तो उसका एल्टीट्यूड AD है, AD हमने फाइंड आउट किया, BC हमारा क्या है, ये कंप्लीट है ना, तो ये A हो गया, और एल्टीट्यूड हमारा क्या है √3/2 टाइम्स ऑफ ए। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा √3/4 इंटू A², मतलब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल will be equal to √3/4 into side square, means area of triangle ABC is equal to √3/4 into A²। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में है स्केलर ट्रायंगल। अब स्केलर ट्रायंगल क्या होता है? एक्चुअली ये दो टाइप का होता है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल
दूसरा ऑब्ट्यूज, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अब कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, ऐसा इसमें नहीं है कि एक एंगल राइट एंगल हो या फिर इक्विलेटरल हो या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है उसके सारे एंगल, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा एंगल एक्यूट है तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, बट उसमें एक और प्रॉपर्टी है कि इक्विलेटरल भी है। बट एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि वो सारे ट्रायंगल आते हैं जिसका तीनों इंडिविजुअल एंगल्स 90 डिग्री से कम हो। जैसे कि ये कुछ भी हम ऐसे एंगल दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे जैसे कि ये सपोज़ ये 50 है, ये 60 है, तो ये क्या हो जाएगा 70। तो 50 भी हमारा एक्यूट है, 60 भी हमारा एक्यूट है और 70 भी हमारा एक्यूट है। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, मतलब 90 से ग्रेटर होगा। अगर हम लोग ध्यान दें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एक एंगल 90 डिग्री था तो दोनों एंगल एक्यूट तो था ही था, दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा और दोनों का सम 90 डिग्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। और इसमें है ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब कि इस टाइप का कोई एंगल 90 डिग्री से एक एंगल बड़ा कर देते हैं, जैसे ये एंगल हो गया, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो बाकी का दोनों का जो सम होगा एंगल का वो 90 डिग्री से हमेशा कम होगा। जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी ऑलवेज एंगल ए प्लस एंगल सी ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये ऑब्ट्यूज एंगल का प्रॉपर्टी है, मतलब कि एक एंगल हमेशा 90 से ज़्यादा और दोनों एंगल का सम 90 से कम। इसमें क्या है, इसमें हमारा तीनों इंडिविजुअल एंगल एक्यूट होगा, तीनों इंडिविजुअल एंगल हमारा क्या है एक्यूट होगा, मतलब 90 डिग्री से कम होगा तीनों इंडिविजुअल एंगल, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्केलेन ट्रायंगल्स का, लेकिन स्केलेन ट्रायंगल में बहुत सारा चीज़ है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, एल्टीट्यूड है, फिर से सेंट्रॉयड है, इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, बहुत सारी चीज़ है ट्रायंगल्स में जो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। आज हम लोग बस ये बेसिक्स हमने जाना ट्रायंगल्स में क्या होता है, क्या बेसिक्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का, वो आज हमने सीखा। तो आप लोग जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो इस लेक्चर को आप लोग शेयर करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इंडिविजुअल ट्रायंगल को लेकर। जैसे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल को ले लिए तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के सम्स वगैरह, या फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग उसमें फिर करेंगे, और फिर स्केलेन ट्रायंगल्स की भी प्रॉपर्टीज़ हम आगे फिर शेयर करेंगे और उसको मैं बताऊंगा। उसके मतलब 3-4 लेक्चर या 5 लेक्चर से आप लोग का ट्रायंगल का सारा सम आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और जो भी अगर आपको पॉलीगन वगैरह या फिर लाइंस एंड एंगल्स अगर आपको पढ़ना है तो मैंने सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस वीडियो के, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को जिनको ये बेनिफिशियल लगता हो उनको आप लोग इसको शेयर कर लीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टीट्यूट में आने की ज़रूरत नहीं है, सारा क्लास यहीं पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा धीरे धीरे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री में आराम से लेक्चर का वीडियो का लुत्फ़ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाय।